तो आ गई होगी बेटा आवाज? हाँ आ गई होगी। कमेंट्स में देख लेता हूं एक बार। नमस्कार, राम राम, सभी का स्वागत। तो वॉइस ओके है? आ गई सर जी, ठीक है, धन्यवाद। केजी चौधरी, ठीक है। शिवराज शर्मा ए बता दिया आंसर आपने, धन्यवाद सबसे पहले उत्तर देने के लिए। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। पहली कक्षा आज अपना पहला जो सवाल है वो आप लोगों के सामने है ही। सवाल क्या है? सवाल है आपके सामने कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 में लाया गया। तो देखो बेटा, दो चीजें हैं यहाँ पर आपके सामने। एक तो ये पूछ लेता सवाल कि अधिनियम कब लाया गया था, तब तो आपका आंसर देना है 1972 के अंदर। और इसको लागू कब किया गया, तो कहाँ पर लागू करने की बात कर रहा है? भारत में। तो भारत में बेटा इसको लागू किया गया था कब से? 9 सितंबर 1972 से। कहाँ लागू किया गया है? भारत के अंदर। और बेटा इसी सवाल को अगर मैं बात करूँ राजस्थान के लिए, राजस्थान में, तो बेटा इसको राजस्थान में लागू किया गया था 1 सितंबर 1973 को। कहाँ लागू किया जाता है? राजस्थान के अंदर। तो ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान में ये कब से लागू हुआ? 1 सितंबर 1973 को। और भारत में लागू हुआ जो आपका है 9 सितंबर 1972। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और काफ़ी विद्यार्थियों ने सही आंसर भी दिए होंगे। धर्मराज, जाट सुभाष सामोता, राजेंद्र कुमार, पवन जाट, 9 सितंबर 1972। बहुत बढ़िया भाई। वर्षा शिरोवा ये बता रही हैं। अंकित सैनी, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई अंकित, स्वागत है आपका भी। रवि चौहान ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो केजी चौधरी, शिवराज, राजेंद्र, कमलेश मीणा, रामजीवन, धर्मराज, केजी चौधरी, कमलेश मीणा, पवन जाट, लगभग विद्यार्थी जो हैं उन्होंने ए आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, राजस्थान का भी आप ये लोग याद रखेंगे बेटा, कब से? 1 सितंबर 1973 से इसको कहां लागू कर दिया गया था? राजस्थान के अंदर। तो देखिए सवाल नंबर 2, भारत का पहला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? यह आपको बताना है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह आपको बताना है कि सवाल का आंसर जो है वो क्या है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो यहां आपके सामने ऑप्शन चारों नहीं आए हैं, है ना, ये दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन मैं लिख देता हूं। देखो 3 तो आपके सामने है। ए रामगंगा, दहिंग पटकई बी आंसर है, ऑप्शन है हेमिस हाई। और एक आप ऑप्शन लिख लेंगे, यहां मैं बता देता हूं क्या ऑप्शन होगा आपका। एक ऑप्शन आप याद कर लो नीलगिरी, या इसके साथ ऐड कर लेना इसको। एक ऑप्शन है आपका नीलगिरी, तो सी ऑप्शन है आपका हेमिसाई, डी ऑप्शन है नीलगिरी, बी ऑप्शन है दहिंग पटकई और ए ऑप्शन है रामगंगा। आपको बताना है इनमें से आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, राजेंद्र कुमार आंसर दे रहे हैं बी, केस जी चौधरी बी बता रहे हैं, जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा यहाँ, बी। पवन जाट और अंकित भी बता रहे हैं बी, दहिंग पटकई। अच्छा, तो यहाँ जो ऑप्शन ही नहीं है जिम कार्बेट, तो आप कैसे जिम कार्बेट का नाम ले सकते हैं? जो ऑप्शन आपके सामने है आंसर उसी में से देना पड़ेगा ना। तो इन्हीं में से आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। दहिंग पटकई, क्या बात है, देखो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। धर्मराज ए बी दोनों बता रहे हैं सर, ए या बी में से होगा है, बी फिर आपने रखा है। रवि चौहान बी बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो आपके सामने एक दिक्कत है, क्योंकि बेटा आपने जो नाम याद कर रखा है उसका नाम है जिम कार्बेट, है ना। तो जिम कार्बेट जो है वो इसी को कहते हैं, इसी का नाम है आपके जिम कार्बेट, और इसी का नाम है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो देखो ये यहां पर ऑप्शन देखो आप आराम से
कि अगर आपसे ये पूछा जाए, इसी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ये सारा का सारा, तो रामगंगा का ही नाम है जिम कॉर्बेट, इसी का नाम है हेली नेशनल पार्क। क्या होता है, 1936 के अंदर, 1936 के अंदर जब इसकी स्थापना की गई भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क नाम रखा गया है इसका, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और उसके बाद 1957 के अंदर, 1957 में इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट। एक शिकारी के नाम पर इसका नाम रखा जाता है, जिम कॉर्बेट, 1957 के अंदर। तो उसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान के इस प्रकार से ये 3 नाम हुए थे। बात समझो, यहाँ पर जब इसकी स्थापना होती है 1936 के अंदर, तो इसका नाम होता है आपके हेली नेशनल पार्क, स्थापना के समय। फिर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क, और फिर 1957 में एक शिकारी के नाम पर इसका नाम रखा जाता है जिम कॉर्बेट। इस प्रकार से हेली नेशनल पार्क, रामगंगा या जिम कॉर्बेट का मतलब एक ही है, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को आराम से। 1935 है, जाट सुभाष सामोता जो है वो अपने को कह रहे हैं कि सर 1935 है लुसेंट में। कोई बात नहीं जाट सुभाष सामोता जी, हमें इसकी जो स्थापना है वो 1936 याद रखनी है, ठीक है। देखो किताब में लिखी हुई हर बात काफ़ी बार सही नहीं होती है, मिस प्रिंट कहीं कहीं हो जाता है, तो उसके लिए आप समस्या के अंदर नहीं आए, और अपने को साल याद रखना है बेटा 1936, ठीक है भाई। तो ध्यान रखें आप इसको। पवन जाट 1936 में इसकी स्थापना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। ईश्वरलाल भेल 1936, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद, ठीक है बेटा। तो आप देखो इन तीनों बातों को याद रखेंगे कि हेली नेशनल पार्क इसी का नाम है, रामगंगा इसी का नाम है, और जिम कॉर्बेट भी इसी का नाम है। ये स्थित है आपके कौन से राज्य के अंदर, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो इसके अंदर और चीजें भी हैं। कई विद्यार्थी आंसर दे हैं किसको, दहिंग पटकई के बारे में बता रहे हैं कि सर दहिंग पटकई इसका आंसर है। बेटा ये नहीं है, दहिंग पटकई आपका असम के अंदर है, और ये जुलाई 2020 के अंदर बना है, जुलाई 2020 में बना, और ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का क्या है, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। अभी आपके भारत में वर्तमान में लगभग 105 राष्ट्रीय उद्यान बेटा हो चुके हैं, और जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान आपके भारत के अंदर बना है उसका नाम है बेटा दहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है, असम के अंदर, और ये जुलाई 2020 के अंदर बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। हेमिसाई कहाँ है, हेमिसाई आपके स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताओ, तो उसका नाम होता है हेमिसाई, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और नीलगिरी आपका स्थित है कहां पर, तमिलनाडु के अंदर। तो नीलगिरी को लेकर और भी काफी सवाल पढ़ेंगे, पर आगे इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर इन सवाल के साथ अपनी ये सारी बात थी, तो आप सभी को इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में बाघ परियोजना को कब से शुरू किया गया था। भारत में बाघ परियोजना जो है उसे कब से शुरू किया गया था। यहां एक ऑप्शन थोड़ा सा मिस है, मैं लिख देता हूं उसको। पहला ऑप्शन है 1972, 1973, तीसरा ऑप्शन है आपका 1974, 1974। तो आपको बताना है कि इसे कब से शुरू किया गया था। 1974, ये एक ऑप्शन और रख दिया है यहां पर आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, और सूरज यहां आंसर दे रहे हैं 1973, धर्मराज बता रहे हैं बी 1973, ईश्वरलाल भील ने भी बी आंसर दिया है 1973, जाट सुभाष सामोता 1973 बता रहे हैं, राजेंद्र कुमार 1973, सुमन वर्मा 1973 बता रही हैं, यानी बी ऑप्शन बता रही हैं। अंकित 1973 बता रहे हैं, देवेंद्र शेयर जरूर करें, योगेंद्र गुज्जर ए बता रहे हैं, प्रियंका बुडानिया 1973। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर सवाल पूछ रहा है कि भारत में बाघ परियोजना को
कब से शुरू किया गया था? तो बिल्कुल सही, आपकी जो बाघ परियोजना है भारत के अंदर वो शुरू होती है कहाँ से? 1973 में शुरू होगी। तो आंसर तो आपका है ऑप्शन नंबर बी 1973। कहाँ से शुरू हुई? तो स्थान है आपका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट आपको पता ही है कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से इसको जो है शुरू किया गया था, ठीक है, 1973 के अंदर। कब? 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973। देखो ये तो भारत के अंदर बाघ परियोजना शुरू हो रही है 1 अप्रैल 1973 को। अगर मैं बात कर लूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में इसको शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1973 को ही, लेकिन कहाँ से शुरू किया गया था राजस्थान के अंदर? तो बेटा उसका नाम होता है रणथंबोर। क्या नाम होता है? रणथंबोर। रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजस्थान के अंदर, वहां से इसको शुरू किया गया था सवाई माधोपुर के अंदर। तो राजस्थान में इसको शुरू किया गया था रणथंबोर सवाई माधोपुर से, ठीक है। तो लगभग विद्यार्थियों ने सही उत्तर यहां पर दिया है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। हेमराज मरुधरा, गुरुजी धोक, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका भी। तो देखो अगली बात यहां अपन सीख लेते हैं। अगर अपने भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर बेटा टोटल कुल 50 बाघ परियोजना है। कुल बाघ परियोजना, जो आपकी कुल बाघ परियोजना है, बात कर रहा हूं भारत की, तो भारत के अंदर कुल बाघ परियोजनाएं होती हैं कितनी? 50। इसको आपको संख्या याद रखनी है कि भारत के अंदर टोटल जो बाघ परियोजना है वो कितनी है? तो 50 है। और अगर मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान में बाघ परियोजना, तो आप सभी बता देंगे कि राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना है? 3 बाघ परियोजनाएं हैं। पहली आपकी है रणथंबोर, जो शुरू होती है 1973 के अंदर, 1973। दूसरी आपकी शुरू हुई कहां पर? सरिस्का में। कब शुरू होती है? 1978 में। और तीसरी आपकी शुरू होती है कहां पर? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा के अंदर है। कब शुरू होती है? 10 अप्रैल 2013 को, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों तो है आपकी राजस्थान की बाघ परियोजनाएं, और ये भारत के अंदर अपनी कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? 50। और भारत की जो पहली बाघ परियोजना है उसको शुरू किया गया था जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से। कब? 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। सुमन वर्मा, राजस्थान में 3, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। राजस्थान में शुरू किया गया रणथंबोर, यह भी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, धन्यवाद भाई। तो देखिए बेटा अगला सवाल, इस सवाल के साथ हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं। अगला सवाल देखो, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना का नाम आपको बताना है, क्या है? एक ऑप्शन और मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि आज इसमें थोड़ा सा एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन एडजस्ट उसको कर लेंगे। तो अगला जो आपका ऑप्शन है नागार्जुन, रणथंबोर, नामदफा, और एक मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए ऑप्शन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है, ये बी, ये सी, और डी बेटा मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर पेंच। तो बताएं आपके सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल है आपका, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना, भारत के अंदर जो सबसे ऊंची बाघ परियोजना है उसका नाम आपको बताना है। सूरज बता रहे हैं नामदफा, पवन कुमार बता रहे हैं डी यानी पेंच, और बाकी विद्यार्थियों ने भी आंसर दिया नहीं है। हेमराज 4 में ए बता रहे हैं, का मतलब नागार्जुन सागर। सुमन वर्मा बता रही हैं सी, नामदफा। राजेंद्र कुमार सी बता रहे हैं नामदफा। दीपिका सोनी, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है भाई। सी नामदफा, रवि चौहान, जाट सुभाष सामोता, राजेंद्र कुमार नामदफा, बहुत बढ़िया। देखो कुछ मिक्स से जवाब थे, लेकिन लगभग विद्यार्थियों ने ऑप्शन जो है वो सी रखा है। कौन सा ऑप्शन रखा है? सी रखा है, मतलब नामदफा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नामदफा, जो बिल्कुल सही भी है, ठीक है। तो नामदफा इस सवाल का आंसर है बेटा। नामदफा जो है वो स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है आपका नामदफा जो बाघ परियोजना है, वो जो भारत के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है? बाघ परियोजना, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखो बात कुछ और सवालों की यहां पर कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम बाघ गणना, बाघ गणना प्रथम
भारत में पहली बार बाघ गणना 1972 में होती है, और 1972 के अंदर जब भारत के अंदर पहली बाघ गणना हुई, उसी के बाद 1973 के अंदर भारत के अंदर आपके बाघ परियोजना जो है उसको शुरू कर दिया गया था। ठीक है, नागार्जुन सागर जो है ये आपकी स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, और ये भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना का नाम बताओ, तो उसका नाम होता है बेटा नागार्जुन सागर। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर जो बांध है वो स्थित है कृष्णा नदी के ऊपर। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी के ऊपर है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही है नागार्जुन सागर बांध। उसी बांध के चारों ओर जो है घना जंगल है, जिसके अंदर इस बाघ परियोजना को संचालित किया जाता है। ठीक है, रणथंभौर स्थित है आपके सवाई माधोपुर राजस्थान में। कहां पर है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर आप सब जानते हैं कहां है? राजस्थान के अंदर है। इस रणथंभौर को क्या कहते हैं? रणथंभौर को कहते हैं भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस बाघ परियोजना को जो है भारतीय बाघों का घर कहते हैं, तो उसका आंसर होता है रणथंभौर। विशेष रूप से राजस्थान से रिलेटेड ये सवाल है, और रणथंभौर स्थित है आपके कहां पर? सवाई माधोपुर के अंदर, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। और पेंच जो है कहां पर? महाराष्ट्र में। पेंच बाघ परियोजना कहां है बेटा? महाराष्ट्र के अंदर है। देखो, पेंच ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सीमाओं में आता है, लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वह हिस्सा जो महाराष्ट्र राज्य में आता है, उसी के अंदर बाघ परियोजना जो है उसको संचालित किया जाता है, और उसका नाम है पेंच बाघ परियोजना, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है बेटा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आपके सवाल का यहां जो उत्तर था वो है नाम दफा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सी। देख रहे हैं अगला सवाल, हाथी को भारत का क्या घोषित किया गया? धरोहर पशु या विरासत पशु घोषित किया गया। तो धरोहर या विरासत का मतलब एक ही होता है, ठीक है। कब किया गया था ये आपसे पूछा है। हाथी को भारत का धरोहर या विरासत पशु कब घोषित किया गया? राजस्थान स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर, राजेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया। तो यहां बताओ, हाथी जो है उसे धरोहर या विरासत पशु कब घोषित किया गया? हेमराज बता रहे हैं ए का मतलब 31 अगस्त 2010। धर्मराज ए बता रहे हैं। तो 2 विद्यार्थी हैं, उसके बाद सुमन वर्मा, राजस्थान स्टूडेंट्स, रवि चौहान, जाट सुभाष सामोता, निर्मा, महेश साई, योगेंद्र गुज्जर, राहुल राजपूत, दीपिका सोनी, 31 अगस्त 2010। बहुत बढ़िया, तो शाबाश, धन्यवाद सभी को। 31 अगस्त 2010 को हाथी जो है इसे भारत का धरोहर या विरासत पशु जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, सुमन वर्मा बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग सर जी, लेट हो गई, कोई बात नहीं भाई, जुड़ो और आगे पढ़ते हैं। देखो, तो हाथी के अपन बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, और हाथी को भारत का धरोहर या विरासत पशु जो है वो घोषित किया गया कब? तो घोषित किया गया 31 अगस्त 2010 को। हाथी की अगर अपन बात करें आगे, तो हाथी को देखो, एक तो सबसे बड़ा हाथी संरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा हाथी आरक्षित क्षेत्र। तो भारत के अंदर सबसे बड़ा जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है वो स्थित है सिंहभूम, और सिंहभूम स्थित है कहां पर? आपके झारखंड राज्य के अंदर। याद रख लेना इसको कि भारत में सबसे बड़ा हाथी आरक्षित क्षेत्र कहां है, तो वो आपका है सिंहभूम, झारखंड। हाथी आरक्षित का मतलब क्या होता है बेटा? जहां हाथियों को रखने के लिए एक स्थान, एक क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, तो उसे अपन कहते हैं हाथी आरक्षित क्षेत्र। तो भारत का सबसे बड़ा जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है वो स्थित है आपके सिंहभूम, झारखंड के अंदर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अगर मैं बात करूं सबसे छोटा हाथी आरक्षित क्षेत्र, तो बेटा उसका नाम है ईंट टांकी, और ईंट टांकी बेटा स्थित है नागालैंड के अंदर। कहां पर है? नागालैंड में। तो भारत का सबसे बड़ा जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है वो तो हो गया सिंहभूम, झारखंड, और सबसे छोटा है वो है आपका ईंट टांकी, नागालैंड के अंदर। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हाथियों के संरक्षण हेतु गजतमे एक कार्यक्रम चलता है, गजतमे, और इस गजतमे कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1992 के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कि हाथियों के संरक्षण हेतु गजतमे जो कार्यक्रम है उसको कब शुरू किया गया था, तो उसको शुरू किया गया था 1992 के अंदर। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे आगे अगर अपन बात करें हाथी को लेकर ही, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा हाथी, भारत में सर्वाधिक हाथी कहां पर मिलते हैं? सर्वाधिक हाथी तो आपको बताना है कहां मिलते हैं? कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में मिलेंगे? कर्नाटक। तो यह भी आपको ध्यान रखना कि भारत में सबसे ज्यादा जो हाथी है वो मिलते हैं आपको कर्नाटक राज्य के अंदर। जबकि हमारे एक राज्य है केरल, केरल का एक राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार। पेरियार कहां पर है? केरल में। ठीक है, इस केरल राज्य का ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? जंगली हाथी के लिए, जंगली हाथी हेतु प्रसिद्ध है। तो आपसे सवाल पूछ ले कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको आंसर देना बेटा उसका क्या भाई? पेरियार। और पेरियार कहाँ है? पेरियार आपको मिलेगा कहां पर? केरल राज्य के अंदर। तो यह बात भी आपको हाथी को लेकर याद रखनी है। बता सकते हो विश्व में कुल कितने हाथी गांव हैं? विश्व में कुल कितने हाथी गांव हैं? तो बेटा विश्व में टोटल जो हाथी गांव हैं उनकी संख्या है 3 हाथी गांव है विश्व के अंदर। आप ये कहोगे सर हाथी गांव क्या होता है? तो बेटा मेरी बात को समझो। हाथी गांव जो है उसका मतलब ये होता है कि एक विशेष क्षेत्र जहां हाथी रहते हैं, हाथियों के रहने के लिए उसको विकसित किया गया है। तो विश्व में केवल 3 हाथी गांव हैं वर्तमान के अंदर। कहां कहां पर है? तो बेटा एक तो आपको याद रखना है थाईलैंड, ठीक है। एक याद रखना है आपको श्रीलंका, और एक याद रखना है आपको भारत के अंदर आपका जयपुर, और जयपुर के अंदर एक गांव है आमेर जो है जयपुर के अंदर आमेर, और आमेर में है कुंडा ग्राम। ठीक है, वहां पर आपके जो हाथी गांव है उसको विकसित किया गया है। तो विश्व के अंदर टोटल जो हाथी गांव हैं वो कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। ठीक है, एक थाईलैंड के अंदर है, एक आपके श्रीलंका में है, और दूसरा आपके स्थित है कहाँ? तीसरा कहाँ है? भारत के अंदर है। तो इन तीनों को याद रखोगे। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुंडाग्राम, सूरज बहुत बढ़िया भाई, जयपुर में कुंडाग्राम है सर, बिल्कुल बिल्कुल। आमेर जयपुर में, बहुत बढ़िया। जान सुभाष सामंत, धन्यवाद। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया। ठीक है, थाईलैंड सफेद हाथियों का क्या कहलाता है? देश कहलाता है। तो हजारों हाथियों की भूमि किसे कहते हैं यह आपको बताना है। हजारों हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? तो ये अपना सवाल था। अगले सवाल में मैं इस सवाल का उत्तर दूंगा। सवाल आपसे पूछा है मैंने कि हजारों हाथियों की भूमि जो है वो किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं इसका उत्तर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हजारों हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? सबसे छोटा हाथी आरक्षित क्षेत्र है। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहां पर अपने को हाथी और लिख लेना है ना, फिर अपना सवाल सही है। भारत में सबसे छोटा हाथी आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा है? ऑप्शन आपके पास ईटांकी, सिंहभूम, आमेर, और एक ऑप्शन मैं आपको देता हूं सिंहभूम। तो ये 4 ऑप्शन भाई आपके, सी आमेर, सिंहभूम, ईटांकी। तो बताएं आपके सवाल का उत्तर क्या है। और मैंने जो एक सवाल आपसे पूछा था कि हजारों हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? हजारों हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, यह आपका सवाल है, और इसका उत्तर अपने को देना है। अभी बात करेंगे इसके ऊपर। तो सवाल का हिमराज ए बता रहे हैं, निर्मा ए बता रही हैं, राजस्थान स्टूडेंट्स लाओस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। और सुमन वर्मा ए बता रही हैं, रवि चौहान ए, ईश्वरलाल ईटांकी, क्या बात। पवन कुमार, राहुल राजपूत, राजस्थान स्टूडेंट्स, प्रियंका बुडानिया। तो लगभग जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आंसर दिया ए, ईटांकी। और ईटांकी आप सब जानते ही हैं कहां पर है, ये आपके नागालैंड में है। कहां पर है? नागालैंड। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे सभी। तो ईटांकी नागालैंड के अंदर है, और ये भारत का सबसे क्या है भाई, छोटा हाथी आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अगली बात मैं यहां कर लूं तो जो हजारों हाथियों की भूमि है, इसका आंसर क्या है कि हजारों हाथियों की जो भूमि है वो किसको कहते हैं? लाओस को कहते हैं। किसको कहेंगे भाई? लाओस को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो हाथियों का देश है, सफेद हाथियों का देश, वो कहते हैं थाईलैंड को। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, लाओस। तो काफी विद्यार्थियों ने लाओस आंसर दिया है, बहुत बढ़िया।
वर्षा शिरोवा ए बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता ए बता रहे हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। देखिए बेटा अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, हाथी संरक्षण परियोजना जो है गजतमे को किस वर्ष शुरू किया गया था। देखो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान में रखा है इसको, तो पिछले ही सवालों के अंदर मैंने इस सवाल की स्पष्ट व्याख्या की है और आप बता सकते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल आपका कि हाथी संरक्षण परियोजना गजतमे को किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन आपके पास 2017 में, 2000 में, 1992 में और एक ऑप्शन और मैं लिख देता हूं यहां पर 1994 में। 1994। तो कब शुरू किया गया था? ऑप्शन डी है 1994, सी है 1992, बी है 2017 और ए है 2000 में। कब शुरू किया गया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर आ रहा है डी 1992। बहुत बढ़िया भाई, निर्मा, सुमन, राजस्थान स्टूडेंट्स, ईश्वरलाल भील, पवन कुमार, जाट सुभाष सामोता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सी बता रहे हैं रवि चौहान, सी नहीं है भाई, है ना। अच्छा डी तो आपने उसको वैसे मान लिया है ना। हाँ डी आपने किसको मान लिया? सी को ही डी मान लिया। तो जिन विद्यार्थियों ने सी को डी माना है, क्योंकि ऑप्शन सबसे लास्ट में 1992 आ रहा था, तो विद्यार्थियों ने डायरेक्ट 1992 इसको मान लिया। कोई बात नहीं, 1992 सी। सुमन जाट, ईश्वरलाल भील 1992, वर्षा 7 में, मतलब आपका आंसर सी है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ बात। ठीक है भाई, तो इस सवाल का जो आंसर है अपना वो क्या है? 1992। सी ऑप्शन जो है वो इस सवाल का उत्तर है बेटा। ठीक है, देखो आज ये ऑप्शन लिखने के अंदर थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो टेक्निकल कमी इसके अंदर आज हुई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और आगे से जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक और सही तरीके से आएंगे। ठीक है बेटा, देखो अगला सवाल। तो यहाँ पर जो अपनी बात थी कि हाथी संरक्षण परियोजना जो है गजतमे, इसको किस वर्ष शुरू किया गया था, तो उसको शुरू किया गया था 1992 के अंदर। आप सभी लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए आज की कक्षा का हमारा अगला सवाल, वर्ष 1974 में किस राष्ट्रीय उद्यान से, देखो साल तो कौन सा है? 1974। वर्ष 1974 में किस राष्ट्रीय उद्यान से मगरमच्छ परियोजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन आपके पास सिमलीपाल, भितरीकनिका, जलधापारा और एक और मैं लिख देता हूं यहां आपके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है उसके नाम मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए। एक आप लिख लो यहां पर राजीव गांधी। राजीव गांधी। तो बेटा ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएं। सवाल आपका कि वर्ष 1974 में किस राष्ट्रीय उद्यान से मगरमच्छ परियोजना जो है उसको शुरू किया गया था। कोई ना सर, कभी कभी हो जाता है। बिल्कुल, उड़ीसा के भितरीकनिका से हेमराज मरुधरा, भितरीकनिका धर्मराज। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी को। बिल्कुल सटीक आंसर आपने चुन लिया, बहुत बढ़िया। तो अपने सवाल का बेटा यहाँ जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी भितरीकनिका। और भितरीकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो भितरीकनिका और दूसरा है सिमलीपाल। ठीक है, इस भितरीकनिका में सफ़ेद मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये जो सिमलीपाल है ये भी कहाँ पर है? ओडिशा में ही है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो भितरीकनिका है यहाँ पर सफ़ेद मगरमच्छ पाए जाते हैं, सफ़ेद मगरमच्छ। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछे कि भारत में सफ़ेद मगरमच्छ कहाँ मिलते हैं, तो भितरीकनिका उड़ीसा में के अंदर ही मिलते हैं। जलदापारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है पश्चिम बंगाल के अंदर। कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। राजीव गांधी जो है वो स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ओडिशा के तो 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, एक तो आपके पास राज्य है पश्चिम बंगाल और एक है आंध्र प्रदेश। जो और राज्यों के नाम यहां साथ साथ में आ रहे हैं, उन राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उनकी भी मैं बात करूंगा, तो आप इनको याद रखेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो बेटा एक तो है नाम सुंदरवन, सुंदरवन। ठीक है, एक है बुक्सा, बुक्सा, एक है नेवरा घाटी, नेवरा घाटी, और एक है जलधापारा, जलधापारा। ठीक है, तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके वो कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। दूसरा राज्य आपको यहां मिल रहा है आंध्र प्रदेश। तो बेटा आंध्र प्रदेश के अंदर और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो बात समझो मेरी।
एक तो है आपके राजीव गांधी, राजीव गांधी, ठीक है। एक यहां पर होता है पापी कोंडा, पापी कोंडा, और एक यहां पर है श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से, एक तो आपका नाम आ रहा है राजीव गांधी के लिए, एक है पापी कोंडा और एक है श्री वेंकटेश्वर। ये आपके कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक तो सुंदरवन, एक बुक्सा, एक नेवरा घाटी और एक है जलधा पारा, ठीक है। तो यहां अपने सवाल का जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पर भीतरी कनिका, तो काफी विद्यार्थियों ने इस सवाल का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग बी। धन्यवाद भाई सभी को। देखो बेटा अगला सवाल, किस वर्ष गंगाई डॉल्फिन, गंगाई डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके पास 2008, 2009, 2010 और एक ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पर आपके लिए डी ऑप्शन। देखो ऑप्शन जहां 3 आ रहे हैं ना, जहां मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आप तो इस बात को ध्यान रखो। तो डी ऑप्शन आपका है 2012, तो ए ऑप्शन आपके लिए 2008, बी है 2009, सी है 2010 और डी है 2012। तो ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। और बताएं सवाल का आंसर क्या है। सवाल है गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है, विशेष रूप से जो गंगा नदी में मिलती है, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को सूस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सूस के नाम से भी इसको जानते हैं। डॉल्फिन का दूसरा नाम है सूस, तो ये नाम भी बेटा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डॉल्फिन को ही क्या कहते हैं, सूस भी कहते हैं। सवाल अपना ये है कि भारत के अंदर जो डॉल्फिन मछली है, गंगाई डॉल्फिन मछली जो है, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कब किया गया है ये आपको बताना है। जाट सुभाष सामोता क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे रहे हैं 2010, और धर्मराज ए बता रहे हैं 2009 में, 2010 में, 2009 में। प्रियंका बडानिया सी बता रही हैं, धर्मराज 9 बता रहे हैं। शिवराज शर्मा सी बता रहे हैं, रवि चौहान सी बता रहे हैं। राजस्थान स्टूडेंट्स बी, बंसा मेघवाल बी बता रही हैं, पूजा सी बता रही हैं, वर्षा शिरोवा, सुमन जाट 2009 और सी। महेश साई बता रहे हैं ए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखें वर्ष, इस सवाल का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां आपके सवाल का आंसर होगा कि वर्ष 2009 के अंदर गंगा नदी के अंदर मिलने वाली जो आपकी डॉल्फिन मछली है, उसे सूस के नाम से भी जानते हैं, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो घोषित किया गया है, ठीक है। राजस्थान के अंदर कहां मिलती है डॉल्फिन, बता सकता है कोई मेरे को कि राजस्थान के कौन से वन्यजीव अभयारण्य में डॉल्फिन या सूस पाई जाती है? राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य में डॉल्फिन या चपल गंगाई डॉल्फिन मछली जो है वो पाई जाती है? कहां पाई जाती है, कौन से वन्यजीव अभयारण्य में? राजस्थान की बात कर रहा हूं, कहां मिलती है? तो सवाल का उत्तर है 2009। जिन विद्यार्थियों ने 2009 कहा है बिल्कुल सही है। राजस्थान के लिए आपसे एक सवाल पूछा है कि डॉल्फिन या सूस मछली जो है वो राजस्थान के अंदर कहां पाई जाती है, कौन से वन्यजीव अभयारण्य में मिलेगी आपको? तो बता सकता है जिसको अगर ये सवाल पता हो। चंबल में, हेमराज ईश्वरलाल भीर चंबल, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद भाई आपको। चंबल घड़ियाल अभयारण्य आपका, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ठीक है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य आता है आपके कौन से जिले के अंतर्गत? कोटा जिले के अंतर्गत। और वैसे इसका विस्तार 3 राज्यों की सीमाओं में है। कितने राज्यों की सीमाओं में है? 3 राज्य कौन कौन से आपके? एक तो उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश और एक आपका राजस्थान। तो ये तीनों राज्य हैं जहां आपका चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है वो इन तीनों राज्यों की सीमाओं में आता है। और देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। 18 मई 2010 क्या बता रहे हैं अब ये आप? हाँ बिल्कुल। तो चंबल जो गंगाई डॉल्फिन अभयारण्य आपका वो कोटा के अंदर, ठीक है। अगले सवाल की ओर मैं बढ़ रहा हूं। तो राजस्थान के अंदर ये आपका है जहां पर आपकी डॉल्फिन मछली जो है वो पाई जाती है। तो देखो बेटा अगला सवाल है कि एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? एशिया का प्रथम कौन सा बताना है? समुद्री जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताएं सवाल। और यहां मैं ऑप्शन और लिख देता हूं आपके। एक तो आपने लिखा है नीलगिरी, एक लिखा है मन्नार की खाड़ी, एक लिखा है डिब्रू सैंखोवा, और एक मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपके लिए लिख देते हैं यहां पर।
अगस्त मलाया। अगस्त मलाया। तो सवाल आपको देखकर बताना इसका उत्तर क्या होगा। इस क्लास को एक बार दिल से लाइक और शेयर कर दीजिए ऑल फ्रेंड्स। धन्यवाद भैया आपको पवन जाट, आपके अच्छे विचारों के लिए आपको धन्यवाद। तो बताएं, आपके सामने सवाल रखा है बेटा, इसका आंसर आपको बताना है। सवाल है आपका कि भारत के एशिया का पहला समुद्री जीव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है उसका नाम आपको बताना है कि क्या नाम है उसका। एशिया का प्रथम समुद्री जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। फटाफट बताएं क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा सरल है, इसमें कोई विशेष नहीं है। देख लेते हैं आप लोगों के कमेंट्स क्या क्या आ गए। ए लगभग विद्यार्थी यहां उत्तर बता रहे हैं। जाट सुभाष सामोता, सुमन जाट, रवि चौहान, प्रियंका बुडानिया, पवन जाट, नीलगिरी। ए इज राइट, 10 में ए इज राइट। हेमराज मरुधरा ए बता रहे हैं, पवन जाट बी बता रहे हैं। धर्मराज ए बता रहे हैं, ईश्वरलाल भील बी बता रहे हैं, पवन कुमार ए बता रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी को लेकर आप सभी लोगों के बीच में थोड़ा सा संशय है। तो कुछ लगभग जो विद्यार्थी हैं वो तो आंसर क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी आंसर बता रहे हैं क्या, सर मन्नार की खाड़ी इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। देखो यहां आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, क्या होगा, यहां पर पहला नहीं पूछ रहा। क्या नहीं पूछ रहा है, पहला नहीं पूछ रहा। अगर आपसे सवाल पूछता ना कि भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बताओ, तब बेटा आप आंसर देते किसको, नीलगिरी को। ठीक है, लेकिन यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है, देखो समुद्री को ध्यान में रखो। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत एशिया का पहला समुद्री जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो बेटा उसका आंसर क्या होगा आपका, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी आपका कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये एशिया का पहला समुद्री जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब अगली बात मैं कर लेता हूं किसको लेकर, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को लेकर बात करते हैं। तो भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो आपको कहना है 18 है। वर्तमान भारत के अंदर टोटल जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उनकी संख्या कितनी है, 18। और इन 18 में से कितने जीवमंडल क्षेत्र ऐसे हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, तो वो कितने हैं, 10। ठीक है, टोटल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत के अंदर, 18। और 18 में से कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो आपके यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची के अंदर जिनको शामिल किया गया है, तो वो उनकी जो संख्या है वो आपको कितनी बतानी है, 10 बतानी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रथम की, कि भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, प्रथम। ठीक है बेटा, प्रथम की बात करते हैं। तो भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। कौन सा है, नीलगिरी। नीलगिरी की स्थापना जो है वो कब होती है, 1986 में। 1986, क्योंकि पहला है इसलिए आप इसको ध्यान में रखोगे साल, क्योंकि इसकी साल को लेकर काफी बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया कि भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी कब स्थापित किया गया था। तो आपको आंसर देना है कि कब, 1986 में किया गया था। नीलगिरी जो है ये 3 राज्यों के अंदर है। 3 राज्य कौन कौन से, एक तो आपका राज्य है कर्नाटक, एक है केरल, कर्नाटक केरल, और एक है तमिलनाडु। तो ये 3 राज्य हैं जहां पर आपका नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, इन 3 राज्यों के अंदर इसका विस्तार है और स्थापना होती है 1986 के अंदर। तो प्रथम हो गया। अब बात है नवीनतम। नवीनतम का मतलब 18वां, नवीनतम। तो नवीनतम जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है भारत का वो हो गया है आपका पन्ना। और पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 2011 में। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। तो नवीनतम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो उसके लिए आप कहोगे कौन सा है, पन्ना। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। स्थापना कब होती है, 2011 में। ठीक है, और अगला आपसे सवाल पूछे कि भारत के अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा, 2 सवाल और पूछेगा। एक तो पूछेगा सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बताओ कौन सा है, तो आपको कहना है मन्नार खाड़ी। मन्नार खाड़ी, मन्नार खाड़ी कहाँ है, आपने तमिलनाडु के अंदर, अभी अपन ने इस पर बात की थी। तो ये भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और सबसे छोटा
सबसे छोटा जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है आपका वो है डिब्रू सैंखोवा। डिब्रू सैंखोवा, डिब्रू सैंखोवा आपके स्थित है कहां पर? असम के अंदर। तो ये आप ध्यान में रख लेंगे। कौन से राज्य में है ये? असम में है। कौन सा? डिब्रू सैंखोवा। ठीक है बेटा, तो ये सारी बात अपन ने यहां पर इस पर बात की। अगस्त मलाया जो आपके जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये केरल में है। कौन से राज्य में है? केरल में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अब देखो यहां पर सारी बात आपके सामने है कि भारत के अंदर टोटल जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उनकी संख्या है 18, यूनेस्को की सूची में शामिल है 10। और भारत का पहला जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी आपके 3 राज्यों में है। 3 राज्य है, कर्नाटक है, केरल है और एक आपका राज्य है कौन सा? तमिलनाडु। स्थापना कब होती है? 1986 के अंदर। और नवीनतम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पन्ना। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। स्थापना कब हुई? 2011 में। सबसे बड़ा है मन्नार की खाड़ी, सबसे छोटा है डिब्रू सैंखोवा असम, और अगस्त मलाया जो है वो स्थित है कहाँ पर? केरल के अंदर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने आराम से समझ में आ गई होगी। सर एक मोटिवेशन शायरी करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। मोटिवेशन शायरी क्या करें? मोटिवेशन शायरी आपके लिए ये है कि इंसान को हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। इंसान को हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी आपको हाथ की लकीरों से पहले अंगुलियां प्रदान की हैं जो आपकी मेहनत को बताती हैं, आपकी मेहनत का प्रतीक है। ठीक है भाई, तो ये बात आप ध्यान में रखना। किसी ने एक बार पूछ लिया कि कैसे हो या आपका हाल क्या है, क्या हालचाल है। कई बार आपसे कोई पूछ लेता है ना कि और बता भाई क्या हालचाल जी, पूछता है ना कोई, ठीक है, कि क्या हालचाल जी, तो हम उसे कहते हैं कि क्या कहोगे, कि अपन उसे कहेंगे कि भाई आपसे कोई पूछे कि आपके क्या हालचाल है, तो हम कहेंगे कि जिंदगी में गम है। जिंदगी में क्या है? गम है। गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये छोटा सा, वैसे आज हंसी मजाक का थोड़ा सा टाइम आपने बता दिया, इसलिए मैंने आपको बता दी है एक बात। किसी ने पूछा कि क्या हालचाल है, तो हमने कहा कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हारकर मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया जब तक जीत ना मिले तब तक लड़ते रहना मेरे बच्चे। क्या बात है, पवन जाट ने लिखकर भेजा, बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के लिए, धन्यवाद भैया आपको। वाह सर क्या बात है, धन्यवाद। तो चलते हैं आगे। देखो अगला सवाल क्या है? भारत का पहला तितली उद्यान बताना आपको। भारत का पहला क्या बताना है? तितली उद्यान। ऑप्शन आपके पास बन्नेर घट्टा, राजीव गांधी, नवीगांव, और एक ऑप्शन मैं लिख देता हूं बेटा आपके लिए, गुगामल। डी ऑप्शन आपका गुगामल है, गुगामल। ठीक है, तो डी ऑप्शन है गुगामल, सी ऑप्शन है नवीगांव, बी ऑप्शन है राजीव गांधी और ए ऑप्शन है बन्नेर घट्टा। और आपको बताना है कि भारत के अंदर पहला तितली उद्यान कौन सा है। बताएं, फटाफट उत्तर बताएं अपना। माँ बाप से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं होता, दिन में एक बार उनके चेहरे की तरफ देख लिया करो, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। हेमराज मरुदरा, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। तो देखो माता पिता तो इस धरती पर अपने को भगवान ने वो चीज प्रदान की है, उससे बड़ी खुशी आपको मिल ही नहीं सकती दुनिया के अंदर, है ना। बहुत बढ़िया, तो आंसर आने शुरू हुए हैं। कर्नाटक में बता रहे हैं, लेकिन यहां पर तो कर्नाटक तो लिखा नहीं है। पवन जाट ए बता रहे हैं, पवन कुमार ए बता रहे हैं, सुमन वर्मा ए बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता ए, धर्मराज ए बता रहे हैं, हेमराज ए बता रहे हैं, राहुल ए, शिवराज, प्रियंका बुडानिया, राजस्थानी स्टूडेंट्स ए बता रही हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपने सवाल का उत्तर है बेटा बन्नेर घट्टा, और बन्नेर घट्टा आपका कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये अपने सवाल का यहां पर आंसर है बन्नेर घट्टा, और बन्नेर घट्टा कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में इस बन्नेर घट्टा के अलावा और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उनकी अपन बात यहां पर करेंगे। तो बात समझो मेरी, तो एक तो नाम आपके सामने आ रहा है बन्नेर घट्टा, इसके अलावा आंसी, आंसी, और है बांदीपुर, बांदीपुर, और है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, और एक है नागरहोइल। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हुए आपके कर्नाटक में? कुद्रेमुख, आंसी, बांदीपुर और नागरहोइल, और एक आपको नाम याद रखना है बन्नेर घट्टा। बन्नेर घट्टा में क्या है? प्रथम तितली उद्यान है आपके जो कर्नाटक में है। राजीव गांधी कहां पर है? राजीव गांधी आपके स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में और जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी। नवीगांव कहां है? नवीगांव आपके स्थित है महाराष्ट्र में।
कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है नवी गांव। तो महाराष्ट्र में नवी गांव के अलावा और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी बात मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, राज्य है आपका कौन सा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उनका नाम मैं लिख रहा हूँ। संजय गांधी, एक है संजय गांधी, एक है नवी गांव, नवी गांव, एक है पेंच, पेंच, एक है चांदोली, चांदोली, और एक है गुगामल, गुगामल। ठीक है, तो ये सब के सब जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है आपके कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। तो देखो गुगामल का नाम भी इसके अंदर आ रहा है, और गुगामल भी कहाँ पर स्थित होता है? आपके महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पर देखो नाम आ रहा है गुगामल का। ठीक है, तो संजय गांधी, नवी गांव, पेंच, चांदोली, गुगामल। ठीक है, ये सब आपके कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। एक और आप बन्नेरघट्टा का नाम भी याद रख सकते हैं। अच्छी बात एक विद्यार्थी ने बताई है कि बन्नेरघट्टा जो है ये भी आपके कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के अंदर है। धन्यवाद भाई आपको पवन जाट, सुमन जाट ए। ठीक है, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। लगभग सभी विद्यार्थियों ने यहाँ जो आंसर दिया बन्नेरघट्टा बिल्कुल सही बताया। देखो बेटा नेक्स्ट सवाल, तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है ना, तो गिर के शेरों को रखे जाने हेतु पालपुर, कौन सा है? पालपुर, पालपुर कुन्नो राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया। यह किस राज्य में है? बात समझो मेरी। देखो जो गिर है, गिर कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात, गुजरात के जो सारे राष्ट्रीय उद्यान है उनकी मैं बात कर लेता हूं यहां पर एक बार। तो गिर के गुजरात के अंदर एक तो है गिर, एक है वंशदा, गिर वंशदा, एक है मैरीन, मैरीन, एक है ब्लैक बक, ब्लैक बक। ठीक है, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके वो स्थित है बेटा कौन से राज्य के अंदर? गुजरात राज्य के अंदर है। ठीक है, अब इनमें एक नाम है किसका? गिर का नाम है, ये रहा गिर। गिर को कहते हैं एशियाई शेरों का घर, एशियाई शेरों का घर, या ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात समझो यहाँ पर कि गिर के शेर जो हैं उन शेरों को रखे जाने के लिए एक पालपुर कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया। ठीक है, तो ये पालपुर कुन्नो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन आपके पास में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, और एक ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूं यहां पर गुजरात। तो आपको बताना डी ऑप्शन गुजरात है, सी कर्नाटक है, बी मध्य प्रदेश है, ए है महाराष्ट्र। बताओ फटाफट इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना कि क्या इसमें आंसर होगा। मध्य प्रदेश में है सर, हेमराज मरुद्रा ने आंसर दिया है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, और बाकी विद्यार्थियों ने अभी आंसर दिया नहीं है। बंसा मेघवाल ए बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता बी बता रहे हैं, प्रियंका बुडानिया बी बता रही हैं मध्य प्रदेश। तो लगभग जो विद्यार्थी हैं वो आंसर दे रहे हैं क्या भाई? बी, जो बिल्कुल सही भी है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आपका वो क्या होगा? बी ऑप्शन, कि पालपुर कुन्नो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, और इसी पालपुर कुन्नो के अंदर आपके जो गिर के शेर हैं उनको रखे जाने के लिए इसका जो है चयन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे सभी विद्यार्थी कि गिर के शेरों को रखे जाने के लिए पालपुर कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया, और पालपुर कुन्नो जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश के अंदर और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बात कर लेता हूं। एक है बांधव, बांधव, माधव, माधव, पन्ना, पन्ना, सतपुड़ा, सतपुड़ा, कान्हा किसली, कान्हा किसली, वन विहार, वन विहार, वन विहार, और इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी, और पेंच, कौन सा है? पेंच, और एक पालपुर कुन्नो जो आपके सामने लिखा हुआ ही रहा है, तो उसके लिए तो आपको टेंशन करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपके भाई कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। लाइव देखने वाले सभी मित्रों और परिचितों से निवेदन है कि आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, और इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों का लाइक और कमेंट के माध्यम से उत्साहवर्धन कीजिए मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया।
गुड इवनिंग सर जी। रामनिवास यादव, स्वागत है भाई आपका रामनिवास। पवन जाट बता रहे हैं मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बेटा देखो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र के मैं आपको बता ही चुका हूँ, और कर्नाटक के बता चुका हूँ, गुजरात के मैं आपको बता चुका हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ आपके सवाल का जो उत्तर था वो मध्य प्रदेश है। देखिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आज बात करेंगे भाई जैव विविधता के ऊपर भी, क्योंकि बहुत ही अच्छा बिंदु है और बहुत ही ज्यादा इसके लिए सवाल पूछे जाते हैं। सुमन वर्मा पापा की फेसबुक पर शेयर कर दिया है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई बात करते हैं किसको लेकर, जैव विविधता की बात करते हैं। और इतने आप अपना आंसर रख सकते हैं कमेंट्स के अंदर, मैं सभी विद्यार्थियों का एक साथ आंसर देख लूंगा। और बाकी सभी अब पढ़ने के अंदर एक बात थोड़ा सा ध्यान लगाएं, जैव विविधता की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? जैव विविधता। तो बात समझो, एक एक सवाल की बात करूंगा। सबसे पहले जैव विविधता शब्द की बात करते हैं। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो वो है आपके एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं एडवर्ड ओ विल्सन। और इन्होंने ही सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, एक शब्द होता है जैव विविधता हॉट स्पॉट। जैव विविधता हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब है ताप स्थल। हॉट स्पॉट का मतलब क्या है? ताप स्थल। तो या तो आपको शब्द मिलेगा ताप स्थल या शब्द मिलेगा हॉट स्पॉट। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट या ताप स्थल के लिए सबसे पहले जो व्याख्या की वो की किसने? नॉर्मन मेयर्स ने। नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स। तो नाम याद रखो बेटा। देखो यहां पर आपके सामने दो सवाल, दो तरीके के सवाल हैं। पहला तो क्या है कि जो जैव विविधता शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो करते हैं आपके एडवर्ड ओ विल्सन, जो आपके कौन से देश से रिलेटेड है? यूएसए से। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर आपके जैव विविधता या हॉट स्पॉट या ताप स्थल शब्द की जो व्याख्या है या इसकी जो अवधारणा है वो सबसे पहले दी किसने? नॉर्मन मेयर्स ने दी। किसने दी? नॉर्मन मेयर्स ने। ठीक है, तो दोनों बात हुई। अब इसके बाद जैव विविधता को लेकर आपसे और क्या सवाल पूछेगा? आपसे सवाल पूछेगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा ये बनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। किस वर्ष को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया? तो जैव विविधता वर्ष जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो वर्ष 2010, वर्ष 2010 को जैव विविधता वर्ष जो है यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया। और अगर अपन बात करें जैव विविधता दशक की, जैव विविधता दशक की अगर मैं बात करूं तो वो आपके है 2011 से 2020 का जो 10 साल है इनको जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 3 ही है। एक और ऑप्शन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, चौथा जो ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं। एक आपके जैव विविधता की बात है तो ग्रेट हिमालयन, साइलेंट वैली, हेमेसाई। एक ऑप्शन मैं लिख देता हूँ पेंच, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए है पेंच। बी का ऑप्शन है आपका ए है, और ए के बाद ऑप्शन नंबर बी है आपका हेमेसाई, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेट हिमालयन, और ऑप्शन नंबर डी है साइलेंट वैली। तो अब आपको अपना उत्तर बताना है यहाँ पर क्या है। 22 मई 2010, 2011 से 2020। धर्मराज क्या बात है, देखो कितने प्यारे विद्यार्थी। ये होता है यार क्लास, वास्तव में भाई बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सभी को। आप सभी लोग एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बस अपनी तैयारी को और अपने हौसले को टूटने मत देना, क्योंकि अगर हौसला टूटा तो नुकसान आपको ही होगा, है ना बेटा। तो अपने हौसले को कायम रखो। परीक्षा होना निश्चित है, आज नहीं तो कल, और हमें कामयाब होना भी निश्चित है, आज नहीं तो कल। लेकिन अपनी मेहनत लगातार आप लोग करते रहें, इसी मेहनत के बल पर आप सभी कुछ हासिल कर सकते हैं। जो आज आपके पास नहीं है वो कल खुद चलकर आपके पास आने वाला है, इसी मेहनत और इसी लगन की वजह से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। तो लगभग जो विद्यार्थी हैं यहाँ आंसर जो है उन कमेंट्स के अंदर मैं आपके एक बार देख लेता हूँ कि क्या आपने कमेंट्स किए हैं यहाँ पर इस सवाल के लिए। तो डी ऑप्शन प्रियंका बुडानिया, वर्षा, पवन जाट, धर्मराज,
लगभग डी ऑप्शन विद्यार्थियों ने यहाँ पर, कईयों ने सी भी रखा है, साइलेंट वैली बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अपने सवाल का जो आंसर है वो क्या है, साइलेंट वैली। आंसर जो है आपके सवाल का यहाँ पर वो क्या है, साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली जो है वो आपके स्थित है कहाँ पर, केरल में। कहाँ पर है, केरल में स्थित है साइलेंट वैली। और ये भारत के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है। जैव विविधता को लेकर ये सारे सवाल भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैव विविधता पृथ्वी के कौन से क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, तो उष्णार्द्र क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में, उष्णार्द्र। पृथ्वी के वे क्षेत्र जो उष्णार्द्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, उन क्षेत्रों में जैव विविधता की सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है। मतलब जहां पर तापमान और वर्षा, तापमान व वर्षा दोनों की अधिकता हो, तापमान व वर्षा दोनों की अधिकता। ठीक है, जहां उच्च वर्षा और उच्च तापमान की कंडीशन होती है या ये पाई जाती है, वो क्षेत्र विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है, आपके विश्व की अगर मैं बात करूं तो अमेजन वन है। कौन से वन है, अमेजन वन। अमेजन वन, जो अमेजन वन है वो आपके ब्राजील के अंदर स्थित है, दक्षिण अमेरिका के अंदर। विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है अमेजन वन। इसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि इस अमेजन वन से पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है। कितने प्रतिशत ऑक्सीजन, 20%। कहां से, अमेजन वन से। कहां पर है, ब्राजील के अंदर। महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। और अमेजन वनों को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। तो ये सारी बात ही अपनी यहाँ पर। ग्रेट हिमालयन जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ग्रेट हिमालयन। तो बाकी जो और राष्ट्रीय उद्यान है उनके राज्य आपको बता देते हैं। हेमिस हाई जो है ये आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, और साइलेंट वैली आपके केरल में है। और पेंच आप सब जानते हैं कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। पेंच कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो भाई ये अपना आज की कक्षा का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा इन सब बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है। जिनको ये पहले नहीं पता था वो इन सब बातों को याद रखेगा। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किन क्षेत्रों में मिलेगी, जहां पर आपकी वर्षा और तापमान दोनों चीजें अधिक हैं, उन क्षेत्रों में जैव विविधता जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यह 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। हेमराज मरुद्रा, बहुत बढ़िया, ब्राजील के अंदर। बहुत बढ़िया धर्मराज, धन्यवाद भाई। तो देखो बेटा अगला सवाल है आपका कि भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है। बहुत बढ़िया सवाल है। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्या पूछ रहा है, क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर हिमालय, पश्चिमी घाट। और एक मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां आपके लिए, ऑप्शन नंबर डी, वो आपका है ग्रेट हिमालयन। ठीक है, तो बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी है ग्रेट हिमालयन, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर हिमालय और पूर्वी घाट। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। रास्ते मुश्किल हैं पर हम मंजिल जरूर पाएंगे, जो किस्मत अकड़ कर बैठी है उसे भी जरूर हराएंगे मेरे गुरु। क्या बात है, धन्यवाद बेटा, बहुत ही बढ़िया आपके विचार हैं। ये विचार हम सभी के ऐसे ही होने चाहिए कि आज जो कुछ हमारे पास नहीं है, आज परिस्थितियां चाहे कैसी भी हैं, उन परिस्थितियों से लड़कर, उनका मुकाबला करके, उनको हराकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, अगर परिस्थितियां सरल हों, अगर परिस्थितियां सरल हों तो कायर भी लड़ जाते हैं। लड़ने का मजा तभी आता है जब परिस्थितियां अपने मुमकिन नहीं होती हैं, समय अपने अनुसार नहीं होता है, तभी लड़ने का मजा आता है उनके साथ, और तभी उनको हराने का भी आपको आनंद मिलेगा। पश्चिमी घाट, तो बहुत बढ़िया। लगभग विद्यार्थी जो हैं उन्होंने ईश्वरलाल भील, राहुल राजपूत, पवन कुमार, धर्मराज, पवन जाट, मरुद्रा बॉय, सुमन जाट, सूरज, पश्चिमी घाट, बंसा मेघवाल, प्रियंका बुडानिया, पश्चिमी घाट, निर्मा, पवन जाट, बहुत बढ़िया भाई। तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने यहां पर आंसर रखा है पश्चिमी घाट, जो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, कि पश्चिमी घाट जो है वो भारत के अंदर सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है। ये सवाल मैंने पिछले सवाल के अंदर इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आगे ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, तो पश्चिमी घाट यहां पर अपना हो गया है। अब यहां पर एक नाम है ग्रेट हिमालयन। क्या नाम है, ग्रेट हिमालयन। तो बेटा मैं यहां एक राज्य ले रहा हूं, राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, और उस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके नाम आपको बताए जाएंगे। यहां पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है आपके हिमाचल प्रदेश में, तो मैं नाम लिख रहा हूं। एक है ग्रेट हिमालयन, एक है पिन घाटी,
पिन घाटी, एक है इंद्र किला, इंद्र किला, और एक है खीर गंगा, खीर गंगा। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके वो स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अब अगला एक और राज्य यहां पर लेंगे, राज्य का नाम है उत्तराखंड, कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है अपने को मिलेंगे, तो उनके नाम मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। एक तो है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, एक है नंदा देवी, नंदा देवी, एक है राजाजी, राजाजी, एक है गंगोत्री, गंगोत्री, एक है नवाबगंज, नवाबगंज, एक है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, और एक है गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी और गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार। ठीक है, ये सब के सब आपके स्थित हैं कहां पर, उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो इस प्रकार से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी मैंने आपको जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बता दिए हैं। मान गए गुरु, आप ऑफलाइन में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो गुरु, धन्यवाद आपको। ठीक है, तो बेटा अब देखो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। दो अपने यहां पर लिए थे राज्य, एक तो हिमाचल प्रदेश लिया था और एक उत्तराखंड लिया था। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन, पिन घाटी, इंद्र किला और खीन गंगा, ये तो बेटा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और आपके जो अगले जो राष्ट्रीय उद्यान है अपने जो राज्य है वो उत्तराखंड लिया था। उत्तराखंड में एक तो जिम कार्बेट है, एक नंदा देवी है, एक राजाजी है, एक गंगोत्री है, एक नवाबगंज है, एक फूलों की घाटी और एक गोविंद पशु विहार। फूलों की घाटी को वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक बेटा नोट लगाकर बात याद रखना, क्या कि भारत का एकमात्र राज्य है पंजाब जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, पंजाब के अंदर केवल एक है। पंजाब के अंदर क्या है, पंजाब के अंदर एक वन्यजीव अभयारण्य है, और बेटा उस वन्यजीव अभयारण्य का नाम है अबोहर, अबोहर वन्यजीव अभयारण्य, अबोहर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो पंजाब के अंदर एक वन्यजीव अभयारण्य है मात्र, और उसका नाम है अबोहर। कोई राष्ट्रीय उद्यान पंजाब के अंदर नहीं है। ये बात आप लोग नोट लगाकर याद कर लेंगे कि पंजाब भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, तो देखो अगले सवाल पर अपन बढ़ रहे हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ, कैसा भाई, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बताना आपको। बहुत बढ़िया सवाल है, काफी बार इसको परीक्षा के अंदर पूछा गया, चर्चा का विषय ये रहता है सवाल। सर को हमारी कोचिंग की रीड कहा जाता है, हेमराज मरुदरा, धन्यवाद धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये आप सभी लोगों का प्रेम प्यार इसी प्रकार से हमारा बना रहे। तो देखो बेटा अगला सवाल आप लोगों का आ चुका है। क्या है सवाल, क्या है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तैरता हुआ का मतलब एक ऑप्शन में और यहां है उसकी कमी, उसको और पूरा कर देते हैं। नोकरेक लिखा है, मुरलेन लिखा है, केबुल लामजाओ लिखा है, एक मैं और लिख देता हूं बल्फाकरम, बल्फाकरम, ये एक और राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है। तो ए ऑप्शन है आपका बल्फाकरम, बी ऑप्शन है आपका नोकरेक, सी ऑप्शन है मुरलेन और डी ऑप्शन है केबुल लामजाओ। और आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अपना 15 में आंसर दे रहे हैं। सुमन जाट सी बता रही हैं, जाट सुभाष समोता सी, पवन जाट, राहुल राजपूत, पवन कुमार, प्रियंका बुडानिया, वर्षा, सूरज बी बता रही हैं, कुछ विद्यार्थी डी भी बता रहे हैं, निर्मा सी बता रही हैं, बंसा, दीपिका, धर्मराज सी बता रहे हैं, हेमराज सी बता रहे हैं, ईश्वरलाल भील सी बता रहे हैं, केबुल लामजाओ। तो सी तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, और केबुल लामजाओ मणिपुर, सूरज, पवन जाट केबुल लामजाओ, सुमन जाट डी केबुल लामजाओ, प्रियंका बुडानिया प्रियंका डी बता रही है, निर्मा डी बता रही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा केबुल लामजाओ आपके सवाल का उत्तर है, आपके सवाल का जो उत्तर है वो क्या है, केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ स्थित है कहां पर, केबुल लामजाओ स्थित है मणिपुर के अंदर। कौन से राज्य में है केबुल लामजाओ, मणिपुर राज्य में है। ठीक है, तो एक तो बात आप ये याद करो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है, यानी इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं।
तैरता हुआ का मतलब क्या बोल सकते हो आप इसको, फ्लोटिंग। देखो कई बार ये शब्द आ जाता है ऐसे, तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क का मतलब क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है बेटा, ध्यान में रखना। तो काफी बार ये शब्द इस प्रकार से आ जाता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, उसकी जगह ये लिख देता है, क्या लिख देगा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क एकमात्र कौन सा है, तो बेटा वो कौन सा होगा, केबुल लामजाओ ही है। इसी को तैरता हुआ, इसी को फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहते हैं। कहां पर है, मणिपुर के अंदर है। बेटा मणिपुर के अंदर एक झील है, उस झील का नाम है लोकटक। कौन सी झील है, लोकटक झील। और ये जो आपका केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उसी लोकटक झील के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब लोकटक की बात अगर मैं करूं तो देखो, एक आपसे सवाल पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताओ, तो अपन वुलर का नाम लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे बात करें पूर्वी भारत की, कहां की, पूर्वी भारत की, तो बेटा ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। तो इस सवाल को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, तो वो हो गया आपकी लोकटक। लोकटक झील कहाँ है, आपके मणिपुर में ही है। और इसी मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, जिसको भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डी ही था ऑप्शन में, थोड़ी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। हेमराज सर हम भी आपके ही स्टूडेंट हैं। धर्मराज बहुत बढ़िया भाई। सुमन वर्मा डी बता रही है, दीपिका फ्लोटिंग नेशनल पार्क, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, इसी को ये नाम जो है वो दिया गया है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अपनी ये बात हुई यहाँ, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो, और यहाँ पर जो बात कर रहा हूं मैं बल्फाक्रम, तो बल्फाक्रम और नोकरेक ये दोनों ही आपके कहाँ पर हैं, बल्फाक्रम भी आपके मेघालय राज्य के अंदर है और नोकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपके मेघालय राज्य के अंदर है। तो मेघालय के अंदर है आपके ये दोनों, बल्फाक्रम और नोकरेक। और अगर मैं बात करूं मुरलेन की, कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बेटा ये है आपके मिजोरम के अंदर। कहां पर है, मिजोरम के अंदर है आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगली मैं बात करूं यहां पर राष्ट्रीय उद्यान को लेकर, तो एक बात और सीखते हैं यहां पर। क्या सीखते हैं, बात समझो, क्योंकि जगह जितनी है उतनी को अपन काम में लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो एक आपका राज्य है असम। कौन सा राज्य है, असम। उस असम राज्य में एक तो राष्ट्रीय उद्यान है आपका काजीरंगा, काजीरंगा। दूसरा है मानस, मानस। एक है ओरंग, क्या नाम है, ओरंग। और एक है डिब्रू सैंखोवा, डिब्रू सैंखोवा। ठीक है, तो ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है जो मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं, सब के सब कौन से राज्य में है, असम के अंदर है। कौन कौन से, काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैंखोवा। कौन से राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है, तो बेटा ये असम के राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा जो है ना, काजीरंगा ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और एक सींग के गैंडे को राइनो कहते हैं। क्या कहते हैं, राइनो। तो राइनो शब्द जब भी आ जाए तो डरना मत, एक सींग के गैंडे को ही क्या कहते हैं, राइनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इंसान सच का साथ देता है वो हमेशा अकेला ही होता है। क्या बात है, कोई समस्या आ गई क्या पवन साठ सामने है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। आप तो बस हताश मत हो, है ना, क्या नहीं होना अपने को, हताश नहीं होना है। ठीक है, आप तो बस मेहनत करते जाओ और लगातार आगे बढ़ते जाओ। देखना जिंदगी की हर खुशी आपको मिलने वाली है अगर आप इसी प्रकार से मेहनत करते हुए आगे बढ़ोगे। भगवान आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं जाने देता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात किसी विद्वान ने कही थी कि आप आज जो कर रहे हैं वह आपके कल को निर्धारित करेगा। आप आज जो कर रहे हैं वह आपके कल को निर्धारित करता है, वह आपके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है जो आप आज कर रहे हैं। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आज हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही सुंदर और उज्जवल होने वाला है। ठीक है, तो आप लगातार अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते जाओ, बगैर किसी बात को माइंड में लाए हुए। कुछ और चीजें सोचनी ही नहीं है, बस क्या सोचना है कि हमें तो इस बार क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। ये आपके माइंड में बस सपने इसी के आने चाहिए। ठीक है, और सपने उन्हीं के सच होते हैं जो रात में क्या करते हैं, जिनकी रातें पूरी नहीं होती। सपने उनके सच होते हैं जिनको सपने नींद जो है वो नहीं आती, क्योंकि नींद आने के बाद जो सपने लिए जाते हैं वो सपने होते हैं। लेकिन जागते हुए इंसान जो सपने लेता है ना, उसी के पीछे वो भागता है, लगातार उसी के पीछे मेहनत करता है। ठीक है, तो लगातार मेहनत करते जाओ और बढ़ते जाओ अपने लक्ष्य की ओर। मेरे साथ हम जुड़कर यहाँ लगातार अपन सीख रहे हैं, बहुत सी चीजें सीखेंगे। अभी तो अपन ने शुरुआत की है, अभी तो क्या की है, शुरुआत की है, अभी तो ट्रेलर है आपके सामने, और धीरे धीरे आप फिल्म भी देखेंगे। घबराओ मत, समाधान करोगे क्या सर, तब तो बताऊं। हाँ तो बताओ तो सही, अगर मेरे से रिलेटेड समाधान करने के लायक कोई बात रहेगी तो मैं बिल्कुल करूंगा। है
ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। लोकटक, मीठे पानी की झील लोकटक, बहुत बढ़िया, दीपिका सोनी बता रही है, धन्यवाद। तो चलते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। देखो, जब अपने सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे यानी 20, तब भारत के अंदर जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, आपको एक चीज सिखाऊंगा, देखना आप अचंभित रह जाएंगे। जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपके सामने आने वाले हैं जैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 खत्म होगा। जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत के अंदर, शुरू से एंड तक सबके बारे में बात करेंगे। तो आ जाओ यहां और बात समझो। देखो, पिछले सवाल में मैंने बात की थी राइनो को लेकर। किसको लेकर? राइनो को लेकर, कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राइनो हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके पास है औरंग, काजीरंगा, बल्फाकरम, और एक यहां आपके लिए ऑप्शन रख देते हैं, ऑप्शन है आपका मोलिंग। तो ऑप्शन ए है मोलिंग, ऑप्शन बी है औरंग, ऑप्शन सी है काजीरंगा, ऑप्शन डी है बल्फाकरम। तो बताओ सवाल का उत्तर क्या है? बी, पवन जाट ने आंसर दिया है, पवन कुमार बी बता रहे हैं, काजीरंगा। बहुत बढ़िया, बंसा मेघवाल, काजीरंगा। फिर कभी बताऊंगा गुरु, ठीक है। आप बिल्कुल बताएं अपनी समस्या को, उसका समाधान अगर हमारे से होगा तो निश्चित आपकी समस्या का समाधान करेंगे। पवन जाट, संतोष सैनी बी बता रही हैं, धर्मराज भी बता रहे हैं पवन जाट काजीरंगा, 16 में बी काजीरंगा, ईश्वरलाल भील, जाट सुभाष समोता सी बता रहे हैं, पवन कुमार काजीरंगा, और वर्षा बी बता रही हैं, पवन कुमार सी बता रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी यहाँ सी बता रहे हैं और बाकी बी बता रहे हैं, कुछ एक बी बता रहे हैं। ऐसा कैसे भाई? ए ऑप्शन आपका मोलिंग, बी औरंग, सी काजीरंगा और डी बल्फाकरम। तो ऑप्शन तो ये हैं आपके। तो इस सवाल का जो उत्तर है ना बेटा वो है आपका काजीरंगा। कौन सा ऑप्शन है? काजीरंगा इस सवाल का आंसर है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये काजीरंगा ऑप्शन सी यहां पर आपके सवाल का उत्तर है। और मोलिंग जो है वो आपके कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है आपका मोलिंग। और औरंग जो है वो आपको पता ही, अभी पिछले सवाल के अंदर अपन ने इस पर बात की थी, असम में है। काजीरंगा आपके असम राज्य के अंदर ही है। और बल्फाकरम जो है वो आपके मेघालय में है। देखो, ये जो बल्फाकरम है ना, इसका एक सवाल और आता है, इसको प्रेतों की भूमि कहते हैं भाई, प्रेतों की भूमि। तो भारत का वह राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रेतों की भूमि कहते हैं, तो प्रेतों की भूमि कहा जाता है किसको? बल्फाकरम को। अब प्रेत यहां पाए जाते हैं नहीं पाए जाते ये तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ना, आपने भी नहीं देखा होगा, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि क्यों कहते हैं इसको। तो लेकिन इसको कहा जाता है क्या भाई? प्रेतों की भूमि कहते हैं इसको, ठीक है। सर ऑप्शन मिस्टेक से चूक जाते हैं सभी, कोई बात नहीं, आज की ही थोड़ी सी दिक्कत हुई है, उसके लिए मैं आपसे पहले ही जो समायाचना है वो कर चुका हूं, ये आपको पता ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज देखो कुछ नया करने का प्लान किया था, और इंसान जब भी कुछ नया करने का प्लान करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ उससे हो ही जाती है। तो ठीक है, आज हमें शिक्षा मिली, तो अगले वीडियो के अंदर अपन इसके अंदर और अच्छा इसको सुधार करेंगे। लगातार क्या कर रहे हैं कि देखो, जब इंसान किसी काम को शुरू करता है ना, तो लगातार उसको अच्छा बनाने का प्रयास करता है। जब कोई आदमी पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है तो वो धीरे धीरे ही उसके अंदर एक्सपर्ट होता है। एक दिन के अंदर वो कभी उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं होगा। एक ऐसा ड्राइवर है जो 20 साल पहले से गाड़ी चला रहा है, और एक ऐसा है जिसने 2-4 दिन में के अंदर सीखा है, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होता है। तो प्रत्येक वो काम जिसको आप शुरू कर रहे हो, स्टार्ट के अंदर आपको बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी कठिनाइयां उसके अंदर आती हैं, और यदि आप उन कठिनाइयों और मुश्किलों से लड़ जाते हो तो आप उस काम को अच्छा सा सीख जाते हो, उस काम के गुरु बन जाते हैं। यही बात पढ़ाई के लिए है कि जब पढ़ाई करते हैं ना, शुरुआत में तो बहुत जोर आता है, लेकिन उस पढ़ाई करने से उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो बहुत शानदार होता है, वो मिलने पर बहुत ज़्यादा खुशियां मिलती हैं। सर रीट में बैंकिंग वाला टॉपिक है, वो आप पढ़ाओगे क्या? दीपिका सोनी बात कर रही हैं, बैंकिंग वाला टॉपिक पढ़ा दो सर हमें। बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको, और थ्योरी में पढ़ाऊंगा। चलो आप भी क्या याद करोगे, आपका आरबीआई और जो आपका बैंकिंग वाला टॉपिक है बैंक, वो आपको थ्योरी के अंदर पढ़ाएंगे। मैंने देखा है सर एक बार, हेमराज मरुद्रा बता रहे हैं। भाई मेरे सामने तो बात कर मत कर, मुझे तो अपने को तो डर लगता है उससे, है ना। काजीरंगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मानते नहीं है प्रेजेंट टाइम के अंदर। काजीरंगा सर 3 ही ऑप्शन रहते हैं तो
क्योंकि फिर हमारे वाले चेंज हो जाते हैं ऑप्शंस। अच्छा, बेस्ट टीचर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आए भाई, और इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा? काजीरंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य को टाइगर स्टेट, देखो ये तो बहुत ही सरल सवाल है, किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और रणथंभौर। देखो यहां तो ऑप्शन आ रहे हैं ना, यहां देखो इसको मैं हटा देता हूं यहां से एक बार, और दो ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है आपका रणथंभौर। या रणथंभौर तो नहीं, इसको अपन लिखते हैं राजस्थान। क्या लिख देंगे? राजस्थान ऑप्शन रखते हैं। तो अब बताओ, आपके पास ऑप्शन डी है राजस्थान, आपके पास ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, और ऑप्शन ए है महाराष्ट्र। और अब देखो चारों ऑप्शन बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहे होंगे, तो बताओ इसका उत्तर क्या है? सर सुबह के 5 बज रहे थे, फिर मेरी आंख खुल गई थी। मध्य प्रदेश, एमपी, सी बंसा, सूरज, राहुल राजपूत, पवन कुमार, हेमराज, एमपी को कहते हैं सर, पवन कुमार एमपी, सुमन एमपी, ईश्वरलाल भील एमपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल भाई। तो देखो इस बार आपके बाघ गणना जब हुई तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो आपको मिले कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। और इसीलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत के अंदर क्या भाई? टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट। क्योंकि भारत के अंदर वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, इसलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का टाइगर स्टेट। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे आप। देखो अगला सवाल, निम्न में असुमेलित है, वन विहार मध्य प्रदेश, गुंडई तमिलनाडु और कुद्रेमुख कर्नाटक। एक और मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, ऑप्शन जो है ए लिख रहा हूं। कौन सा ऑप्शन लिख रहा हूं? ए लिख रहा हूं। ये आपके लिए बी ऑप्शन है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, ये तो बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन मैं यहां लिख रहा हूं। ऑप्शन है आपका ए गुगामल, गुजरात। और आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखा है और दूसरी तरफ बेटा राज्य का नाम लिखा है, और आपको यह देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बी, वन विहार मध्य प्रदेश। हेमराज बी बता रहे हैं, संतोष ए बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता बी बता रहे हैं, पवन कुमार बी, बंसा मेघवाल बी, सूरज ए, प्रियंका बुडानिया बी, दीपिका सोनी कर्नाटक, धर्मराज बी, ईश्वरलाल भील सी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बात करते हैं यहां पर, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। गुंडई तमिलनाडु के अंदर है, यह भी बिल्कुल सही है। वन विहार मध्य प्रदेश में है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन गुगामल गुजरात में नहीं है। गुगामल कहाँ नहीं है? गुजरात में नहीं है। गुगामल कहाँ है? गुगामल है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहां पर आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। और अब बढ़ रहा हूं मैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19। तो ए आपके इस सवाल का क्या हो जाएगा भाई? आंसर होगा। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 19, और सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का नहीं है? राजाजी, इंदिरा प्रियदर्शनी, नंदा देवी, और एक ऑप्शन आपके लिए लिख देते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए के रूप में, और उसका नाम है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार। ठीक है, तो ये तो है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन सी, और ये है ऑप्शन डी। बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, गुगामल महाराष्ट्र। ठीक है, ये पिछले सवाल का आंसर था, बहुत बढ़िया। बंसा मेघवाल आंसर दे रही है ए, गोविंद पशु विहार।
इनमें से सवाल है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके उत्तराखंड राज्य का नहीं है, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर हेमराज बता रहे हैं सी, पवन कुमार बता रहे हैं ए। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, सारे बताए थे, और इंदिरा प्रियदर्शनी का नाम भी वहां पर आया था। दीपिका सोनी डी बता रही हैं, पवन कुमार ए बता रहे हैं, हेमराज सी बता रहे हैं, सुमन जाट सी बता रही हैं, दीपिका सोनी डी बता रही हैं, धर्मराज ए बता रहे हैं, मनु नमस्कार, स्वागत है आपका, ईश्वरलाल भील ए बता रहे हैं, गुड इवनिंग, नमस्कार भी। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा यहाँ पर आपका जो गोविंद पशु विहार है ये आपके उत्तराखंड का है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर गोविंद पशु विहार की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में ही है, राजा जी उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर नहीं है कौन, इंदिरा प्रियदर्शनी। तो हमारे सवाल का जो आंसर है यहाँ पर वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। इंदिरा प्रियदर्शनी उत्तराखंड में नहीं है तो कहाँ पर है, ये आपके स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो आप सभी लोग इस सवाल को भी ध्यान में रखेंगे। और अब देखते हैं बेटा अगला सवाल है आपकी आज का अंतिम सवाल अपना, IUCN। एक ऑप्शन और रख देता हूं क्या, 1954 है तो 56, तो ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। 48, 56, 52, 54 IUCN। तो पहले तो IUCN की बात करते हैं कि IUCN क्या है। तो इसका पूरा जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको हिंदी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के नाम से जानेंगे। तो ये तो इसका हिंदी और अंग्रेजी में पूरा नाम लिखा है मैंने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ये क्या बेटा, IUCN, ठीक है, IUCN है, IUCN। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना बतानी है आपको। मैंने बहुत ही लेट ज्वाइन किया, तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं ना। हाँ, तो IUCN जो है उसकी स्थापना बतानी थी, और लगभग विद्यार्थी जो है कुछ डी बता रहे हैं और कुछ सी ऑप्शन दे रहे हैं। तो काफी विद्यार्थी हैं जो सही बता रहे हैं, जैसे जाट सुभाष सामोता, धर्मराज, पवन जाट और पवन कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। 1948, हेमराज मरुद्रा, धन्यवाद। तो ए जो ऑप्शन है आपका 1948, ठीक है। 1948 के अंदर आपकी स्थापना होती है IUCN की। किसकी स्थापना होती है, IUCN। तो ये आपको ध्यान रखना है। और IUCN ही वो संस्था है जिसने रेड डेटा बुक जारी की है। कौन सी बुक जारी की है, रेड डेटा बुक। तो देखो IUCN ने एक पुस्तक जारी की, रेड डेटा बुक। बेटा ये रेड डेटा बुक जारी हुई थी 1972 में। किसने जारी की थी, IUCN ने जारी की थी, ठीक है। और क्या होता है रेड डेटा बुक में, तो विश्व के अंदर जितनी भी संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, चाहे वो वन्य जीव जंतुओं की हो, चाहे वो वनस्पति से संबंधित हो, तो वनस्पति या वन्य जीव जंतुओं की जो संकटग्रस्त या वर्तमान में लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, उनका उल्लेख मिलता है आपको रेड डेटा बुक के अंदर। और रेड डेटा बुक जारी करता है आपका IUCN। पहली बार जो रेड डेटा बुक है वो जारी की गई थी 1972 के अंदर, ठीक है। तो ये आज के हमारे सवाल हो गए हैं, टोटल कितने, 20। वन्य जीव अभयारण्य की सारी अपन ने बात कर ली है यहां पर। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, उसको आप सुनो, क्या बताने जा रहे हैं सर। भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो देखो याद कैसे होते हैं,
वो देखो याद कैसे होते हैं, मैं बोल रहा हूं। और जिसको मानचित्र आता है, जिसको क्या आता है, मानचित्र आता है, वो इनको याद कर सकता है, ठीक है। तो जिसको मानचित्र नहीं आएगा वो इसको समझ में नहीं पाएगा या उसके याद नहीं होंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आपको मानचित्र याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर में हेमसाई, दाचीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछे तो आपको गोवा के अंदर बतानी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन, पिन घाटी, इंद्रकिला, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड, जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री, नवाबगंज, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार। हरियाणा, सुल्तानपुर और केलेसर। पंजाब कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है अबोहर। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर और आपका जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है और दर्रा, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में है। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान गिर, वंसदा, मैरीन, ब्लैकबक। गिर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी, नवीगांव, पेंच, चांदोली, गुगामल। और फिर आगे आता है आपके गोवा, भगवान महावीर स्वामी। फिर आता है कर्नाटक, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, आंसी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के अंदर। केरल, साइलेंट वैली, पेरियार, इराम्बिकुलम, अनाईमुडी। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु के जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, ये आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है इंदिरा गांधी और मुदुमलाई तमिलनाडु के अंदर। आंध्र प्रदेश की बात आई तो राजीव गांधी, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर। तेलंगाना की बात आए तो तेलंगाना के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बात सुनो, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरण्य वनस्थली। ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल और भित्रिकनिका। और फिर आपके आते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ओडिशा के अंदर सिमलीपाल और भित्रिकनिका। और ओडिशा के अंदर आपको याद रखना है इंद्रावती और कांगेर घाटी। पश्चिम बंगाल सुंदरवन, बुक्सा, नेवरा घाटी, जलदापारा। बिहार का है वाल्मीकि, झारखंड का है बेटला, उत्तर प्रदेश में है दूधवा, सिक्किम में है आपके कंचनजंगा, यूपी के अंदर है एमपी के अंदर है आपके कौन कौन से, बांधव, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, कानाकिसली, वन विहार और इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है। उसके बाद आप सीधे चले जाओ अरुणाचल प्रदेश, नामदफा और मोलिंग। नागालैंड में ईटांकी, नागालैंड से नीचे आओगे मणिपुर में केबुल लामजाओ, मिजोरम में मुरलेन, त्रिपुरा में राजबरी और क्लाउडेड लेपोर्ड। और मेघालय के अंदर आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक और बल्फाकरम। अंडमान निकोबार के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रानी झांसी, सैडल पीक, महात्मा गांधी, नॉर्थ बंटन, साउथ बंटन, मिडिल अंडमान। तो ये सारे मैंने आपके सामने भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची रख दी है। अगर ये मेरे याद हो सकते हैं तो आपको भी याद हो सकते हैं। बस आपको क्या करने की आवश्यकता है, मेहनत उस पर करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। एक बार अगर मेहनत कर ली तो हमेशा के लिए वो आपको लगातार आपका साथ देगी, आपके काम आएगी। सराज बन्ना भाई ने क्लास नहीं ली, उसको कुछ काम हो गया, कोई बात नहीं सर, ट्रिक बता दो प्लीज। देखो बेटा मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको स्टेट याद है, क्या याद है, स्टेट याद है, तो आप इनको बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी सुनाया है ना। और अगर आपको याद नहीं है ये तो फिर आपको दिक्कत आएगी थोड़ा सा इसको याद करने में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप मैप याद करो, मैप याद होते ही आपके दिमाग में अपने आप ये छपना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैप याद करो। तो आज के लिए नमस्कार। हाँ, एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, घर के अंदर कुछ अर्जेंट एक वर्क हो गया है, ठीक है। और उस अर्जेंट वर्क के कारण बेटा 2 दिन, कितने दिन, 2 दिन अपनी ये जो लाइव क्लास है वो मैं केवल 2 दिन ले रहा हूं, मतलब कल और परसों। जैसे कल तारीख है 14 और परसों तारीख है 15, 14 और 15 तारीख को अपनी क्लास एक बार नहीं होगी। 16 तारीख को जलवायु का टॉपिक शुरू करेंगे, भारत की जलवायु, ठीक है। तो आप 2 दिन बढ़िया से जलवायु के टॉपिक को तैयार करो और अपन लोग 16 तारीख को फिर मिलेंगे जलवायु के टॉपिक के साथ शाम को 6 बजे, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझना, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है, कि 2 दिन 14 और 15 तारीख को क्लास नहीं रहेगी। 16 तारीख से वापस शाम को हम 6 बजे जलवायु के टॉपिक से भारत के भूगोल को आगे शुरू करेंगे, ठीक है। किसी भी कारणवश आप ये समझो कि मेरे कोई अर्जेंट ऐसा वर्क है जिसको करना जरूरी है मेरे लिए, नहीं आया तो घसीट कर लाएंगे मेरे गुरु, अपना टाइम आएगा, क्या बात है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद सभी को। तो नमस्कार भाई।